हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। सो आज हमारा नेक्स्ट पीवाईक्यू का सेशन रहेगा। ठीक है, जहाँ पे हम 15 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं ना, और डिटेल में डिस्कस करेंगे सीडीपी। जैसे कि आप सबको पता ही है कि हम अल्टरनेट डेज पे सीडीपी और कंटेंट की क्लासेस कर रहे हैं। ठीक है, आज हमारा पीवाईक्यूज़ का टर्न है। ठीक है, इसके नेक्स्ट डे हम बात करेंगे सीडीपी के कंटेंट पे। सो चलिए शुरू करते हैं क्लास को, यानी कि क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, और यह सारे ही आपके पी वाई क्यू हैं। ठीक है, अभी अदर कोई क्वेश्चन हम प्रैक्टिस सेट वगैरह नहीं कर रहे हैं और करने की ज़रूरत भी नहीं है। अभी आप सिर्फ और सिर्फ पी वाई क्यूज़ के पर ही फोकस करें। ठीक है, और जो भी फर्स्ट टाइम क्लास में आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि यद्यपि विकास के क्षेत्रों का कुछ आयामों में परस्पर व्यापन होता है, ठीक है, तथापि निम्नलिखित में से विकास का कौन सा क्षेत्र विशिष्ट रूप से स्वयं एवं दूसरों के बारे में भावनाओं की। भाई देखिए, की वर्ड मिल गया ना। क्वेश्चन तो बड़ा है, लेकिन भाई एक क्वेश्चन अगर एक वर्ड पकड़ ले जाते हैं तो आप इजीली अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, भावनाओं की प्रगति अनुक्रम का अध्ययन करता है। ठीक है, तो भाई ये डेवलपमेंट, अगर हम विकास की बात करते हैं ना, तो विकास के कुछ सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं। जैसे कि नैतिक विकास का सिद्धांत हो गया, भाषा विकास, शारीरिक, संवेगात्मक। तो इनमें से कौन सा ऐसा विकास है जो कि भावनाओं से रिलेटेड है, इमोशन से रिलेटेड है, फीलिंग से रिलेटेड है? तो भाई ये आपका इमोशनल डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, संवेगात्मक विकास जिसे कहेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ। इजी क्वेश्चन था ना, लेंदी जरूर था, लेकिन अगर आप कीवर्ड पकड़ ले जाएंगे तो आपका आंसर तुरंत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। नेक्स्ट पे आते हैं कि विकास का कौन सा सिद्धांत यह निर्दिष्ट करता है कि समग्र विकास, समग्र निर्माण यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए कुछ विशिष्ट प्रतिक्रियाएं विकास की बाद की प्रक्रिया से सम्मिलित होती हैं। यानी कि क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि भाई ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है विकास का जो शुरुआत में बच्चा थोड़ा थोड़ा डेवलप होता है और फिर धीरे धीरे लाइक उन चीज़ों का विकास, लाइक वो भी आगे इंक्लूड होकर के एक प्रॉपर और अच्छे बेहतर तरीके से बच्चा चीज़ों को सीख जाता है ना। तो इसका मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि बहुत बढ़िया सा एग्जांपल है कि जब बच्चा शुरुआत में कुछ चीज़ें होल्ड करता है ना, तो अपनी पूरी बॉडी का इस्तेमाल करता है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी जो छोटी मसल्स हैं, ठीक है, जो उसकी छोटी मसल्स होती हैं उनका इस्तेमाल करना भी वो धीरे धीरे सीख जाता है। ठीक है, जैसे कि पेन होल्ड करने की अगर हम बात करते हैं, तो बच्चा अगर आप उसको शुरुआत में पेन देते हो तो वो अपने पूरे हाथ से ग्रैब करेगा, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी फिंगर्स का इस्तेमाल करने करके प्रॉपर पेन होल्ड करना सीख जाता है। और ये दिखाता है आपका एकीकरण का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, यानी कि चीज़ें क्या हो रही हैं, इंटीग्रेट हो रही हैं, एकीकृत हो रही हैं धीरे धीरे करके। यानी कि शुरुआत में बच्चे ने कुछ चीज़ें सीखी, फिर वो आगे अब जब एक स्टेप और आगे बढ़ेगा ना, तो वो और बेहतर चीज़ें सीखेगा और वो सब क्या होता है, इंक्लूड होता हुआ चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सेकंड बेहतर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि निम्न में से कौन सा घटक सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है? भाई सोशियो कल्चरल की बात हो रही है, इस कैटेगरी में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो इसमें आएगा, कौन सा फैक्टर है, ठीक है, जो विकास को प्रभावित करता है ना। विकास को पॉजिटिव निगेटिव, अच्छा मिल गया तो पॉजिटिवली प्रभावित करेगा, अच्छा नहीं मिला तो निगेटिवली करेगा। ठीक है, तो कौन सा फैक्टर हो सकता है? और कीवर्ड क्या दिया गया है कि भाई सामाजिक सांस्कृतिक फैक्टर होना चाहिए। भाई अगर हम स्कूल की बात करते हैं तो स्कूल हो सकता है, ठीक है, हमारा समाज ही तो है एक तरीके का स्कूल। भाई बच्चे के लिए क्या है, सोशलाइजेशन का एक सोर्स है, सेकेंडरी जो कि सेकेंडरी की कैटेगरी में आता है। अब भाई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स जो होती है ना आपकी, यानी कि तांत्रिका संबंधी विकार, अब ये तो सामाजिक या फिर सांस्कृतिक से आप इसको कनेक्ट नहीं कर सकते, या फिर आपकी जैविक प्रवृत्तियां हो, जो बायोलॉजिकल चीज़ें होती हैं वो उसको भी आप नहीं कनेक्ट कर सकते इससे, ना ही हेरिडिटी को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बेहतर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है आपका सोशलाइजेशन का, ठीक है, सेकेंडरी सोर्स होता है। क्या होता है, सेकेंडरी होता है। यानी कि फर्स्ट आपको पता ही होना चाहिए कि जो फर्स्ट फैक्टर है ना, जो पहला होता है बच्चे के लिए सोशलाइजेशन का सोर्स, वो उसकी फैमिली होती है। ठीक है, कौन होता है, बच्चे की फैमिली हो जाती है।
सो क्वेश्चन नंबर 4 जीन प्याजे से है हमारा कि भाई जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका 7 से 11 वर्ष की अवस्था वाले विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ऐसा कार्य देती है जिसमें से वो डैश की आवश्यकता है। भाई 7 से 11, तो अगर आपने प्रिंसिपल पढ़ रखा है जीन प्याजे का तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि 7 से 11 जो उम्र है वो बच्चे की कब होती है ना, किस स्टेज में हो जाती है। देखिए जो पहला स्टेज है, जो फर्स्ट है, वहाँ पे बच्चे की एज 0 से 2 साल होती है, सेकंड में 2 से 7 साल हो जाती है, और तीसरे स्टेज में 7 से 11, तो मतलब तीसरा ही है ना, जिसे हम कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या कहते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, ठीक है। यानी कि 7 से 11, और इस अवस्था की विशेषताएं क्या होती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। भाई इस अवस्था में आने पे, यानी कि थर्ड स्टेज में जैसे ही बच्चा एंटर करता है ना, उसे कई सारी चीज़ें हैं जो कि, जैसे कि अगर हम देते हैं रिवर्सिबिलिटी ना, तो सेकंड स्टेज में बच्चा इरिवर्सिबल होता है, लेकिन जैसे ही वो थर्ड में एंटर करेगा उसमें रिवर्सिबिलिटी आ जाती है। यानी कि अभी वो सिक्के और नोट के बीच में डिफरेंस कर पाएगा, फिर चाहे आप 10 की नोट दीजिए या 10 सिक्के दे दीजिए, दोनों इक्वल है, वो दोनों में से कोई भी एक उठा लेगा, ठीक है। ये समझ बच्चे में तीसरे स्टेज में आ जाती है ना। और अगर हम देखते हैं ऑप्शंस के बेसिस पे, तो भाई ये हमारा प्रतिवर्ती चिंतन या फिर इसे हम पलटावी गुण भी कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बच्चे में आ चुकी होती है थर्ड स्टेज में, तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड हो जाएगा। अभी ये परिकल्पनात्मक निगमनात्मक जो तार्किकता है ना, ये बच्चे में फोर्थ स्टेज में, यानी कि लास्ट स्टेज में आती है, जिसे हम औपचारिक भी कह सकते हैं। निष्क्रिय अनुसरण ऐसा ऐसे किसी भी टर्म्स के बारे में इन्होंने बात नहीं करी है। वस्तु स्थायित्वता जो कि बच्चे में फर्स्ट स्टेज में ही आ जाता है ना। कोई भी चीज़ होगी, अगर आपने बच्चे के सामने एक बारी रख दी है उसकी नज़र के सामने, तो वो उसका इमेज हो जाता है, उसके दिमाग में आ जाता है, ठीक है। अगर दोबारा से वो देखेगा तो वो रिकॉल कर पाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 5 अगेन जीन प्याजे से हैं। भाई देख लो कितनी इंपॉर्टेंट थ्योरी है ना। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे जो है ना अमूर्त समस्याओं को तार्किक ढंग से हल करने में सक्षम हो जाते हैं, ठीक है। बच्चे में तार्किकता कहाँ पे आ गई, किस स्टेज में आ गई ना, तो अभी मैंने बताया जैसे कि अब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर पा रहा है, तर्क वितर्क कर पा रहा है, यानी कि कोई क्वेश्चन है तो उसका पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स, हर एक चीज़ उसको पता है और उसके बारे में वो डिबेट प्रॉपर आपसे कर पा रहा है। इट्स मीन जो बच्चा होगा वो भाई मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि थर्ड स्टेज में होगा, जैसे कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में करा, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट स्टेज होती है जिसे हम सेंसरी मोड स्टेज कहते हैं। यहाँ पे 0 से 2 अभी जस्ट पीछे ही क्वेश्चन में बताया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली बता देती हूँ, यहाँ पे बच्चे की एज 7 से 11 होगी, ठीक है। अब इन्हीं से एक अब आ ही गए हैं तो एक क्वेश्चन और आपके लिए हो जाएगा ना, कि भाई बताएंगे आप कि बच्चे में एक तरीके से संग्रहण जो है ना, ये वाली क्षमता कब आ जाती है ना, जहाँ पे बच्चा चीज़ों को संग्रहण करना, कलेक्ट करना शुरू कर देता है, किस स्टेज में ये आएगा बताएंगे कमेंट सेक्शन में आप सभी ना, होमवर्क है आपका। अब जब जीन प्याजे की थ्योरी इतनी आ ही रही है तो एक क्वेश्चन तो और बनता ही है। वही आता है नेक्स्ट थ्योरी से, जो कि वही भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे नूरी जो है इस तर्क हमारे समाज के प्रति कुछ दायित्व होते हैं और उस दायित्व के लिए हमें नियमों का पालन करना चाहिए, यानी कि ये बोल रहे हैं कि एज अ पर्सन भाई हमारे भी कुछ दायित्व हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और इस वजह से भाई हमें उन नियमों, जो भी नियम रूल्स बने हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए हमें, ठीक है, के आधार पर अपनी क्रियाओं का निर्णय लेती है। और लॉरेंस कोल बुक के अनुसार नूरी इस समय नैतिक तार्किकता की किस अवस्था में होगी। तो भाई जहाँ पे बच्चा इस तरीके से सोचने लग जाता है ना कि जो समाज में रूल्स बने हुए हैं उन्हें हमें फॉलो करना चाहिए ताकि चीज़ें प्रॉपर तरीके से चलती रहें, ठीक है। तो ये आपका लेवल जो है, लेवल तो 2 हो जाता है और स्टेज नंबर 4 हो जाता है ना। लेवल 2 मीन्स टू से कि हम कह सकते हैं भाई पोस्ट कन्वेंशनल नहीं बोलेंगे, इसे हम कन्वेंशनल बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? कन्वेंशनल स्टेज बोलेंगे। ये आपका पहला हो जाता है स्टेज, दिस इज सेकंड, और ये थर्ड स्टेज हो जाता है ना। तो सेकंड स्टेज में बच्चा लाए करेगा और सॉरी लेवल पे, और स्टेज यहाँ पे हो जाएगा आपका फोर्थ, ठीक है। इस चीज़ पे क्लियरिटी बना के चलेंगे। देखिए लेवल्स 3 होते हैं ना, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 आपका, और हर लेवल जो है 2-2 स्टेजेस में डिवाइड होता है, जिसमें और इस थ्योरी को हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट करी है। आई होप कि अभी तक तो देख ही लिया होगा आपने ना, नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाके ज़रूर कंप्लीट कर लेंगे।
भाई क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि एक अध्यापिका जो है विद्यार्थियों को ऐसा प्रदत्त कार्य देती है जिसमें परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा करना बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से शामिल होता है। तो ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार उस अध्यापिका का मत है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में डैश की भूमिका है। तो भाई मतलब ऐसा काम टीचर ने दिया है ना जहाँ पे बच्चा अपने जो पेरेंट्स हैं उनके साथ बातचीत करके ही वो काम को कर पाएगा ना। और बात ले वाइगोत्स्की की हो गई है तो आपको 2 हिंट मिल गए कि बातचीत करके करना है उसे अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में, प्लस ले वाइगोत्स्की की बात हो गई ना। तो अनुकरण की कोई बात ये करते नहीं है, जैविक परिपक्वता की बात भी नहीं करते हैं, इसकी भी नहीं करते हैं, बसता एक ही है भाई। इनके प्रिंसिपल का ही नाम है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। तो आपको यहीं पे पहुंच जाना है ना, सामाजिकरण ही तो हो रहा है बच्चे का। नेक्स्ट आपका अगेन ले वाइगोत्स्की से, भाई तीनों ही थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन आपको क्वेश्चन देखने को मिल गया ना। ले वाइगोत्स्की के विचारों से सहमति रखने वाली अध्यापिका को निम्न में से क्या करना चाहिए भाई ना। क्या करना चाहिए टीचर को किसी भी परिस्थिति में विद्यार्थियों को संकेत या इशारे देने से बचना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ठीक है, किसी समस्या पर काम करते हुए अपने विचारों के मौखिकीकरण करने पर विद्यार्थियों को हतोत्साहित करेंगे भाई, ऐसा कुछ नहीं करना है कि बीच चर्चा और वैचारिक बहस को बढ़ावा देंगे, बिल्कुल दे सकते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से अलग नहीं करना है, उसको जोड़ करके पढ़ाना है। ठीक है भाई, ले वाइगोत्स्की कहते हैं अगर आप बच्चे को जो भी उसकी लैंग्वेज है, जो भी उसका समाज है, सोशल है, सोसाइटी है ना, उसके साथ आपको उसको कनेक्ट करके ही पढ़ाना है। ठीक है, उसका जो भी कल्चर है आप उसको इंक्लूड करिए और वो ऑब्वियस सी बात है आपके साथ कनेक्ट कर पाएगा और बेहतर तरीके से सीखेगा चीज़ों को। ठीक है, सो ऑप्शन 3 बेहतर होगा। आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है कि ले वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन भाषा और संज्ञान के बीच के संबंध को सही रूप से दर्शाता है। देखिए ले वाइगोत्स्की कितने इंपॉर्टेंट भाई, ये चीज़ आप देख लीजिए ना कि एक ही थ्योरी से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिए जैसे ले वाइगोत्स्की के बारे में बताया मैंने कि लैंग्वेज को कितना इंपॉर्टेंस इन्होंने दे रखा है। तो भाई भाषा जो है संज्ञान, भाषा और संज्ञान, ठीक है, भाषा लैंग्वेज की बात हो गई और संज्ञान कॉग्निशन यानी कि हमारी बुद्धि की बात हो रही ना। तो ये दोनों एक दूसरे से किस तरीके से संबंधित हैं। तो भाई ये दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा संबंधित होंगे। बच्चे का संज्ञान, बच्चे की बुद्धि का विकास उसकी भाषा के साथ ही होगा ना। जब उसके पास एक प्रॉपर भाषा होगी तो उसका संज्ञान भी उतना ही बेहतर होगा, यानी कि दोनों इंटर रिलेटेड हो जाएंगे ना। तो चलिए देखते हैं, भाषा की विचारों के स्वनियमन में कोई भूमिका ही नहीं होती। भाई गलत कर दिया इन्होंने। बच्चों की स्वनिर्देशित बातें उनकी आत्म केंद्रीयता को दर्शाता है, कह सकते हैं भाई। बच्चों की निजी वाक उनकी मौखिक सोच के आंतरिक स्तर को दर्शाता है। ये क्या बोल रहे हैं भाई कि बच्चों की आत्म केंद्रीयता का मतलब होता है ईगो सेंट्रिक। और ईगो सेंट्रिज्म जो वर्ड है ना, ये बात स्टेटमेंट्स आपके सेकंड और थर्ड दोनों सही हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि इस जगह पे नाम किसका लिखा हुआ है ना। नाम यहाँ पे ले वाइगोत्स्की का है, इस वजह से हम ऑप्शन नंबर 3 की तरफ जाएंगे। ठीक है, और क्योंकि इनर स्पीच की बात कौन करता है, निजी वाक की बात ले वाइगोत्स्की करते हैं, और आत्म केंद्रीयता यानी कि ईगो सेंट्रिज्म की बात जो है ना, आत्म केंद्रीयता की बात कौन करता है, तो वो जीन पियाजे करते हैं, है ना। थ्योरी लाइक इनका जो वो है विचार है एक ही है, लेकिन शब्द इन्होंने अलग अलग इस्तेमाल किए हैं। इस चीज़ पे डिफ्रेंशिएट करके चलेंगे आप। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 3 बेहतर हो जाएगा। लड़के हमेशा विज्ञान में अच्छे होते हैं, लड़कियां गायन में यानी कि सिंगिंग में अच्छी होती हैं। यह कथन क्या दर्शाता है भाई, साफ साफ दर्शाता है स्टीरियोटाइपिंग की ना। ये तो फ्री के मार्क्स हैं भाई आपके। ठीक है, 1 नंबर आपका फ्री का है। अगर आप प्रैक्टिस, आप अभी तक तो मैंने ही 10-12 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं PYQs के। ठीक है, तो अब तक तो क्लियर हो जाना चाहिए कि हर प्रैक्टिस सेट में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल गया है ना। तो ये तो गलत होना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्या है आपका कि एक कक्षा में विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के परिप्रेक्ष्य में जो विविधता है ना, डाइवर्सिटी को आप कैसे देखेंगे। मीन्स तो से एक क्लासरूम है जहाँ पे आपको हर बैकग्राउंड का बच्चा, हर कल्चर, लैंग्वेज बैकग्राउंड, ठीक है, इकोनॉमिकली हो या फिर फिजिकली हो, हर तरह का बच्चा दिख जाता है ना। तो आप कैसे बिहेव करेंगे ना, समूहों में बांट देंगे या फिर बहिर्वेशन करने की करेंगे। तो भाई समूह में बांटना यही गलत हो जाता है। ठीक है,
को विद्यार्थियों को उनके संदर्भों के आधार पर, संदर्भ यानी कि इंटेलिजेंट बच्चों को एक ग्रुप में कर दिया, थोड़ा सा जो बिलो एवरेज है उनको एक में कर दिया, एवरेज को एक में कर दिया, तो ये नहीं करना है ना। अनदेखा तो बिल्कुल नहीं कर सकते आप, को एक गुण के रूप में, बिल्कुल एक गुण के रूप में लेना चाहिए और अवधारणाओं के शिक्षण में इस्तेमाल करना चाहिए। जो भी कॉन्सेप्ट्स आप टीच कर रहे हो क्लासरूम में, भाई उसको क्या करेंगे आप, इस्तेमाल करेंगे बच्चों को फैसिलिटेट करने में, ना कि उसे आप बोझ समझ के चलेंगे। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करने के लिए अध्यापक को डैश, जिनमें डैश शामिल है, प्रस्तुत करने चाहिए ना। तो भाई समालोचनात्मक चिंतन यानी कि जहाँ बच्चे पॉजिटिवली और निगेटिवली हर पक्ष में अपने विचार दे पाए ना, इसके लिए बच्चे को आई मीन टीचर को कैसा लाइक माहौल बनाना चाहिए। तो भाई खुले अंत वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना वो हमेशा बेस्ट होते हैं, ठीक है। और वो डाइवर्जेंट थिंकिंग को प्रमोट करते हैं, जो कि भाई डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या कह रही है कि वो बच्चे को मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल सोच की तरफ लेके जा रही है। ऐसा नहीं है कि एक ही रूट है और उससे ज़्यादा बच्चा सोच नहीं सकता है ना, उससे बाहर निकल नहीं सकता है, तो ऐसा नहीं करना है भाई। ऑप्शन हमारा फर्स्ट बेहतर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि खुले अंत वाले जो प्रश्न होते हैं वैसे क्वेश्चंस बच्चे से करेंगे। भाई खुले अंत वाले क्या होते हैं, बच्चे को फैसिलिटेट करते हैं, जहाँ पे आंसर डेफिनेट नहीं होता है ना। भाई ये नहीं पूछा जाता कि भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, मोदी हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है जिसके आंसर बच्चे अपने तरीके से, अपने मेंटल स्टेट से आपको दे पाए ना। और वो अब सारी चिंतन भी होता है जहाँ पे बच्चा सोच करके आंसर कर रहा है, अपने एक्सपीरियंस आपसे बताएगा। अब नेक्स्ट क्या है कि रचनात्मक आकलन किस प्रकार किया जाना चाहिए। रचनात्मक यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो कैसा होना चाहिए। देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट हमेशा ही इम्प्रूवमेंट पे बेस्ड होता है। किस पे बेस्ड होता है, इम्प्रूवमेंट पे बेस्ड होगा। बच्चे में आप इम्प्रूव करना चाहोगे, आप रेमेडियल की तरीके से आप इसको इस्तेमाल करेंगे, यानी कि आप वो गलती की जड़ जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बच्चे ने ये गलती करी कैसे ना, और करी है तो क्या इसमें मेरी गलती है, लाइक मैं और बेहतर तरीके से बच्चे के सामने रख सकता हूँ या फिर रख सकती हूँ, या फिर कह सकते हैं कि भाई बच्चे कहाँ पे मिस कर रहे हैं, कहाँ पे कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप उस चीज़ का उपचार करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे जानते हैं ऑप्शंस की तरफ बढ़ेंगे। मानकीकृत परीक्षणों के समूह का नहीं, बिल्कुल नहीं, स्टैंडर्डाइज नहीं होता है। एक शिक्षक, एक विशेष शिक्षक के द्वारा, ना कि एक सामान्य शिक्षक द्वारा, नियमित रूप से विद्यार्थियों के सहयोग के साथ कर सकते हैं। केवल, भाई केवल तो अपने आप में एक निगेटिव वर्ड होता है जो कि आंसर को लिमिट कर देता है ना। तो भाई आप बिल्कुल बच्चों की हेल्प से डेली बेसिस पे आप बच्चों का इवेल्युएशन कर सकते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट कर सकते हैं ना। जो भी आपने पिछली क्लासेस में पढ़ाया हो नेक्स्ट क्लास में आप उसको इवेल्युएट कर लीजिए ना, एसेस कर लीजिए। नेक्स्ट क्या है, देखिए यहाँ पे नंबर्स जो है ना वो बढ़ गए हैं, लेकिन हम डिस्कस 15 क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। समावेशी शिक्षा के अनुसार, यानी कि नंबरिंग आगे पीछे है तो वो आप परेशान नहीं होंगे उसके लिए ना। सभी विद्यार्थी जो हैं, और समावेशी शिक्षा की बात करी गई ना, में सभी विद्यार्थी अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं को प्राप्त कर सकें, यह सुनिश्चित करने के लिए किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए ना। तो भाई इसमें समानता का पालन करना है, समता का बिल्कुल नहीं ना। आप कुछ लोग बोलेंगे मैम इक्विटी क्यों नहीं। देखिए इक्विटी का मतलब हो जाता है ना कि जहाँ पे आप मतलब ऐसा कर रहे हैं ना कि हर बच्चे को आप वो महसूस करना चाहते हैं कि बच्चा जिस लेवल पर है, बिल्कुल आप वो करिए, वो अच्छी बात है। लेकिन अभी एक समावेशी कक्षा में ना आपको दो बच्चे हैं आपके सामने, एक बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, एक फिजिकली थोड़ा सा डिसेबल है, तो वहाँ पे आपको बच्चे को ये नहीं फील कराना है कि आप फिजिकली डिसेबल है ना। वहाँ पे आपको तो भाई इक्वलिटी दिखानी है बच्चों में ना, समानता होनी चाहिए, समान मौके देने हैं दोनों बच्चों को आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पे बेहतर होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यदि ऑटिज्म की स्थिति यथेष्ट रूप से भिन्न भिन्न होती है, ठीक है, तथापि ऑटिज्म जो है ग्रसित विद्यार्थी प्रायः किसमें अच्छे होते हैं ना। देखिए ऑटिज्म जो होता है ना ये एक तरीके का ऐसी प्रॉब्लम होती है जहाँ पे बच्चे जो होते हैं, तो ऑटिस्टिक बच्चे जो होंगे ना वो थोड़ा सा सोशल कम होते हैं ना, लेकिन इनमें कुछ विशेषताएं भी होती हैं किस तरीके से अच्छे ये हो सकते हैं। तो क्या ये लंबे समय तक आँख से संपर्क बनाए रखने में, ऐसा तो लाइक कोई इसमें विशेषता वाली बात नहीं हो जाती है ना। अपरिचितों के साथ संप्रेषण, इसमें भी ऐसा कुछ खास नहीं है। दिनचर्या में बार बार आने वाले परिवर्तनों के प्रति समंजन यानी कि एडजस्टमेंट कर पाते हैं, या फिर विस्तृत तथ्यात्मक जानकारी याद करने का तो कोई फिर ये तो कोई भी कर सकता है ना।
फिर इसमें विशेषता क्या हुई, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका थर्ड बेहतर हो जाएगा। ठीक है, लाइक जो भी परिस्थितियां आ रही हैं उनमें वो एडजस्ट करने के लिए तैयार है, वो कर सकते हैं। ठीक है, सो आज का सेशन हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, आई होप चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रही हों। पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम से मिल जाती हैं, आपको पता ही है। आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।